हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको इससे पहले 2 वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया था। आज हम आपको बता रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण। ये एसएसटी का फर्स्ट लेसन है, जैसे कि आप जानते हैं। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में बताएंगे कि क्या कारण थे कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई। इसमें एक है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, इसमें फ्रांस की सामाजिक दशा क्रांति के अनुकूल थी। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। इन स्टेट में किसान, मजदूर तथा शिक्षित मध्यम वर्ग सर्वाधिक अपेक्षित थर्ड स्टेट में शामिल थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। किसानों पर कर का बोझ अत्यधिक था। फिर है हमारा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। तो चर्च कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित किया गया। प्रोटेस्टेंट पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। पादरियों को फर्स्ट स्टेट माना जाता था। पादरियों के भ्रष्टाचार पर फ्रांस की जनता त्रस्त थी। कई पादरियों ने अत्यधिक धन जमा किया था। टाइट कर की वसूली से भी लोग परेशान थे। कई पादरी नैतिक रूप से भी भ्रष्ट थे। मतलब जो पादरी थे वो लोगों पर अत्याचार करते थे और जो लोगों पर टाइट कर, जो कि धार्मिक कर था, उसकी वसूली के लिए वो उन लोगों को परेशान करते थे, जिससे लोग उनसे जो है पादरियों से इनसे बहुत ही रुष्ट थे। फिर है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, इसमें क्या है? दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, शासकों की फिजूल खर्ची, तानाशाही शासन व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव तथा उच्च वर्गों को प्राप्त विशेषाधिकार फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित करने वाले राजनीतिक कारण थे। तो ये जो है फिजूल खर्ची, तानाशाही शासन व्यवस्था, ये सब जो है जो उच्च वर्ग थे उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो कि तृतीय स्टेट्स के लोगों को, जिसमें कि छोट मतलब मजदूर वर्ग ये सब आते थे, उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। इससे भी लोग उनसे नाराज थे और में जो है क्रांति की भावना का उत्पन्न। फिर है वैचारिक कारण। फ्रांस की क्रांति पर दार्शनिकों के वैचारिक मतों का महत्वपूर्ण प्रभाव था। मोंतेस्क्यू ने शासक के दैवीय अधिकारों को चुनौती दी। ठीक है। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में माना कि स्वतंत्र मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फ्रांस की क्रांति हेतु जनता को जागरूक करने के लिए रूसो और वोल्टेयर के योगदान का महत्वपूर्ण माना जाता है। जो फ्रांस की क्रांति हुई है, इसमें रूसो जो दार्शनिक थे, रूसो और वोल्टेयर, ये दोनों ही दार्शनिक ऐसे थे जिन्होंने लोगों के अंदर की भावनाओं को, जो रोष को, वो जागृत किया और उन्हें क्रांति के लिए जागरूक किया। फिर आर्थिक कारण। फ्रांस में पादरी तथा कुलीन वर्ग के भ्रष्टाचार ने आर्थिक प्रणाली को जर्जर बना दिया। कृषि उत्पादकता में कमी तथा किसानों पर कर के बोझ से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। लोगों की दैनिक उपयोग की वस्तुएं के मूल्य अत्यधिक बढ़ने का प्रभाव आम जनता को पर देखने को मिला। आर्थिक कारण जो है, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित, उनकी अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी। किसान जो है, उन पर इतना करों का बोझ था कि उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, खेती नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से लोग विरोध में हो गए। फिर इसके प्रभाव क्या हुए क्रांति की? फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस तथा विश्व को प्रभावित किया। फ्रांस पर प्रभाव, जब क्रांति होती है कहीं पर तो उसका प्रभाव सभी जगह पड़ता है। तो उसमें फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखिए। विब्रो वंश के निरंकुश शासन का अंत, नवीन संविधान का निर्माण। ये बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो आपको नोट करके रखनी है। जनतंत्र की स्थापना, स्वतंत्र न्याय प्रणाली का गठन, लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा, सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का अंत। ये जो है फ्रांस, जो क्रांति हुई फ्रांस में, उससे जो है
फ्रांस पर प्रभाव पड़ा। अब विश्व में क्या प्रभाव पड़ा? निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति की ओर कदम, लोकतांत्रिक शासन के लिए आंदोलन आरंभ, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पर बल, स्वतंत्र समानता तथा बंधुत्व की संकल्पना का विस्तार और सार्वभौम वैश्व मताधिकार को प्रोत्साहन। समझ आ गई? अब है फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं। क्या क्या घटित हुआ? जैसे पहले है बास्तील का पतन। बास्तील के किले में के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। उसका पतन हुआ कैसे? फ्रांस के लोग बास्तील के किलों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये सम्राट की शक्ति और जनता के शोषण का प्रतीक था। अफवाहें फैली थी कि जागीरदारों ने किसानों की पकी फसल लूटने के लिए लुटेरे तैयार किए। 14 जुलाई सन 1789 को किसानों ने बास्तील के किले पर धावा बोल दिया और अन्न भंडारों को लूट लिया। 14 जुलाई 1789। तो बच्चों 14 जुलाई सन 1789 को लोगों ने किले पर धावा बोल दिया और उनके अन्न भंडार को लूट लिया गया। सभी दस्तावेज जला दिए और इस ऐतिहासिक घटना को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है आज भी। विशेषाधिकारों की समाप्ति। लुई 16वां को उग्र होते विद्रोह के कारण नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। 4 अगस्त सन 1789 को असेंबली ने सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। लुई 16। फिर है राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली के प्रभाव। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। क्रांति के विरोधियों को फांसी दी गई। पुरानी सामंतवादी प्रथा का अंत हो गया। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। दास प्रथा की समाप्ति हुई और फ्रांस में स्वतंत्रता तथा समानता की स्थापना। तो ये थे क्रांति के प्रभाव। अब और क्या है? फ्रांस में इस क्रांति के बाद राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना, यानी राजतंत्र जो था वो समाप्त हुआ और उसके स्थान पर गणतंत्र की स्थापना। नेशनल असेंबली के गठन के बाद फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। लुई 16वें ने संविधान के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। नेशनल असेंबली को मान्यता देने तथा संविधान के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद लुई 16वां वर्षा के शासक के साथ गुप्त वार्ताएं भी कर रहा था। फ्रांस में हो रही घटनाएं पड़ोसी राज्यों को भी चर्चित कर रही थी। फ्रांस में घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शासकों ने सेना भेजने की योजना तैयार की। इस योजना के फलीभूत होने से पूर्व ही वर्ष 1792 ईस्वी में असेंबली ने वर्षा तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध के प्रस्ताव को पारित कर दिया। प्रांतों में हजारों ये 1792 में बच्चों नेशनल असेंबली ने वर्षा तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव भेज दिया। प्रांतों में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा हुए। युद्ध में यूरोपीय सामंत तथा कुलीन वर्ग के विरुद्ध जन संघर्ष की संज्ञा दी गई। जनता ने देशभक्ति के गीतों के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। कवि रॉजर्ट दी लॉयल द्वारा रचित मार्सिले को लोगों ने पेरिस कूच करते हुए गाया। मार्सिले बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान। तो जो रॉजर्ट दी लॉयल द्वारा रचित था मार्सिले के नाम से जाना जाता है जो गीत, वो लोगों ने गाया। लेकिन अब जब फ्रांस में क्रांति के बाद आज जो है फ्रांस में इसे राष्ट्रीय गीत यानी राष्ट्रीय गान के रूप में गाया जाता है। क्रांतिकारी संघर्षों के कारण जनता को प्रत्यक्ष कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों को के युद्ध मोर्चे में पर चले जाने के बाद महिलाएं ही परिवार को चलाने के लिए उत्तरदायी हुई। इस दौर में कुछ लोग यह मानकर चल रहे थे कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाना जरूरी है। जैकोबिन क्लब इसमें प्रभावित था। इनका नाम पेरिस के पूर्ववर्ती कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से रखा गया। तो जैकोबिन क्लब इसके लिए बहुत ही प्रभावित था। महिलाएं जब पुरुष युद्ध में चले गए तो घर की जिम्मेदारी महिलाओं पर
आन पड़े। जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज में कम समृद्ध हिस्से में आते थे। एक वह दुकानदार और कारीगर थे, जिसमें जूता बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, घरेलू नौकर, दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने बंदरगाह कारगाहों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। यह निर्णय समाज के फैशन परस्त कुलीन वर्ग के पृथक दिखने के लिए किया गया था, जो ब्रीचेस यानी घुटना पहनते थे। जैकोबी को सो कुलात के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सो कुलात के नाम से। समझ आ गई बच्चों? अब सो कुलात क्या होता है? सो कुलात का अर्थ है बिना घुटने वाले। क्या होता है? बिना घुटने वाले। ऐसे पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे और जो कि स्वतंत्रता के प्रतीक थे। ये जो है बच्चों उनकी पहनावा था, लेकिन इन सब के लिए महिलाओं को इजाज़त नहीं होती, क्योंकि जैकोबिन ने वर्ष 1792 में खाद्य पदार्थों की महंगाई के कारण हिंसक विद्रोह की योजना तैयार की। 10 अगस्त सन 1792 में जैकोबिन ने ट्यूलेरियो के महल पर हमला कर दिया। उन्होंने राजा के रक्षकों को मार डाला और राजा को बंधक बना लिया। नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को कारागार में डालने का प्रस्ताव पारित किया। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा 21 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो। जबकि पहले यह अधिकार नहीं था। जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता था। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर सन 1792 को राजतंत्र के पूर्ण अंत की घोषणा की और फ्रांस में गणतंत्र बनाया गया। गणतंत्र सरकार क्या? अब आप कहेंगे गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र सरकार का वह रूप है जिसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं होती। समझ आ गई? जो व्यक्ति योग्य होता है केवल वही इसमें उसमें इलेक्शन में जीतता है। लुई 16वें को लोग उसी को ही मत देते हैं। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। कब दी गई? 21 जनवरी 1793 पैलेस डी लॉ कॉर्नर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और कुछ समय बाद 16 अक्टूबर सन 1793 को मैरी एंतोइनेटो को भी फांसी दी गई। मैरी एंतोइनेटो कौन थी? लुई 16वां की पत्नी। अब आता है आतंक राज्य। फ्रांस में वर्ष 1793 में से 1794 में आतंक का युद्ध था। राजतंत्र का तो अंत हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो देखिए। फ्रांस में 1793-94 में आतंक का युद्ध था। रोबेस्पियर के नियंत्रण में दंड की कठोर नीतियों का अनुपालन किया गया। गणतंत्र के विरोधियों, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को कठोर सजाएं दी गई। क्रांतिकारी न्यायालयों द्वारा ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाया गया। न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने वाले लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया जाता था। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन है जिस पर रखकर अपराधी का सिर कलम कर दिया जाता था। ये एक मशीन होती थी जिस पर अपराधी को जो है सिर रखकर उस पर उसका सर कलम कर दिया जाता था। उसे गिलोटिन के नाम से जाना जाता था। इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक जोसेफ इग्नेस गिलोटिन के नाम पर रखा गया। 10 अक्टूबर 1789 को पेशे से डॉक्टर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन ने नेशनल असेंबली को मृत्युदंड देने के लिए गिलोटिन को अपनाने का सुझाव दिया था। तब 10 अक्टूबर 1789। इसका आविष्कार किसने किया? जोसेफ इग्नेस गिलोटिन। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी तथा वेतन के साथ वस्तुओं का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया। पावरोटी तथा मांग की राशनिंग की गई। किसानों को अपने अनाज शहरों में के बाजार में निर्धारित मूल्य पर बेचने को बाध्य किया गया। महंगे सफ़ेद आटे के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया। सभी नागरिकों के लिए गेहूं की बनी रोटी खाना अनिवार्य किया गया, जिसे समता रोटी कहा गया था। सभी नागरिकों को आचार व्यवस्था में भी समानता लाने का प्रयास का निर्देश दिया। बच्चों, आपसे पहले भी बताया था
कि फ्रांस में जो मुख्य भोजन था वो पाव रोटी था, लेकिन रॉबेस्पियर ने रोटी, जिसे हम समता रोटी के नाम से वहाँ पे जिसे समता रोटी का नाम दिया गया था, वो खाना अनिवार्य कर दिया गया। परंपरागत संबोधनों, महाशय तथा मादम यानी महोदय की जगह पुरुष तथा महिलाओं के लिए क्रमशः सितोयेन तथा सितोयिन के संबोधन का आदेश निर्गत किया गया। चर्चों को बंद कर उनके भवनों को, सैन्य ठिकानों तथा सरकारी कार्यालयों को खोला गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को कठोरता से लागू किया, जिसके कारण उसके समर्थक भी त्रस्त हो गए। जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा कई मामलों में रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया। जो रोबेस्पियर से लोग परेशान थे उसको भी, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, यानी 1794 में उस पर भी मुकदमा किया गया। गिरफ्तारी के अगले दिन ही उसे भी गिलोटिन कर दिया गया। फिर है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के उपरांत फ्रांस की सत्ता संपन्न मध्यम वर्ग के पास आ गई। नए संविधान के निर्माण के साथ संपत्ति विहीन लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया। इस संविधान में 2 निर्वाचित विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। इन परिषदों द्वारा 5 सदस्यीय कार्यपालिका का गठन हुआ, जिसे डायरेक्टरी कहा। क्या कहा गया? डायरेक्टरी शासन व्यवस्था के माध्यम से जैकोबिन के शासन के दौरान स्थापित व्यक्ति केंद्रित शासन से बचने का प्रयास किया गया। डायरेक्टरी के शासन के दौरान परिषद तथा डायरेक्टरी के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी रही। डायरेक्टरी का झगड़ा परिषदों में होता रहा तथा परिषद द्वारा डायरेक्टरी को बर्खास्त करने का प्रयास किया जाता रहा। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता के दौर में सैन्य शासक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। इस दौरान किसका उदय हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट। समझ आ गई? अब आता है फ्रांस की क्रांति के दौर में विभिन्न सरकार के शासन में भी स्वतंत्रता विधि के समक्ष बंधुत्व प्रेरक तत्व बने रहे। इन मूल्यों के कारण फ्रांस यूरोप के अन्य देशों में राजनीतिक आंदोलन के प्रेरक बना रहा। अब आता है महिलाओं के लिए क्रांति। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रांस में महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब थी। तो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे, क्या महिलाओं के अधिकारों के लिए भी क्रांति हुई? क्या महिलाओं ने इसका विरोध किया? वो हम इसमें पढ़ेंगे। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। वह सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न थी। महिलाएं यह मानकर चल रही थी कि उनकी भागीदारी से क्रांतिकारी सरकार उनके जीवन स्तर को उठाने में सहायक नीतियों का निर्माण करेगी। जो उच्च वर्ग थे वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे, लेकिन वैसे फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का सम्मान था, वो हर कार्य में संलग्न थी। तो इसीलिए क्रांति में भी महिलाएं लगातार भागीदारी दे रही। तीसरे स्टेट्स के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए कार्य कर रही थी। वे कपड़ों की धुलाई, सिलाई, बुनाई तथा बाजारों में फल सब्जियां बेचने का कार्य करती थी। महिलाएं वेश्यावृत्ति में भी संलग्न थी। अधिकांश महिलाएं शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षणों से दूर ही रही। कुलीन वर्ग की महिलाएं अथवा तीसरे स्टेट के संपन्न परिवारों की महिलाएं ही कॉन्वेंट में शिक्षा ग्रहण कर पाती। जो मजदूर वर्ग थे या अन्य निम्न वर्ग थे, उनकी महिलाएं कॉन्वेंट में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम पारिश्रमिक दिया जाता था। महिलाओं ने महिला अधिकारों पर विमर्श के लिए राजनीतिक क्लब गठित किया। कौन सा? वैसे तो महिलाओं ने अनेक क्लब गठित किए गए थे। फ्रांस के विभिन्न नगरों में 60 क्लब अस्तित्व में थे। इनमें क्लबों ने अपने अखबार निकाले। इनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे प्रसिद्ध क्लब था। इस क्लब की मांग इन क्लबों की मांग की एक प्रमुख मांग महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति थी। महिलाओं को तब निशा हाथ
महिलाओं को तब निराशा हाथ लगी जब 1791 में पारित संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। कौन से सन में दिया गया? 1791 में। 1791 में जो है बच्चों, उन्हें निष्क्रिय नागरिक होने का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली का सदस्य निर्वाचित होने तथा राजनीतिक पदों पर नियुक्ति जैसे मांगों का प्रस्ताव सामने रखा। उन्हें आशा थी कि नई सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करे। क्रांतिकारी सरकार ने ऐसे कानून बनाए जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई तथा लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। अब पिता द्वारा किसी लड़की का विवाह बिना उसकी मर्जी से नहीं किया जा सकता था। विवाह की स्वैच्छिक अनुबंध माना गया तथा नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया गया। तलाक को कानूनी रूप दिया गया। स्त्री तथा पुरुष की बराबरी का कानून लाया गया। सुधारों की घोषणा के बाद महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया। जो क्रांतिकारी सरकार थी, उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार किया। उनको जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया, सरकारी स्कूल खोले गए, शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, उनकी शादी जो है उनकी इच्छा से होने लगी। सुधार तथा प्रतिबंधों के बाद इन महिला क्लबों की गतिविधियां संचालित की जाती रही। इस दौर में जैकोबिन सरकार ने कई महिलाओं को गिरफ्तार किया तथा कुछ महिलाओं को मृत्युदंड दिया गया। मताधिकार तथा समान वेतन के लिए महिलाओं को आंदोलन कई सदियों तक चला। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं सदी के आरंभ तक यह चलता रहा। सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का भी अधिकार प्राप्त हो गया, मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब है दास प्रथा कानून। जैकोबिन शासन के दौरान फ्रांस के उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त करना एक क्रांतिकारी कदम था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गौडेलॉप तथा सेंट डोमिनिक तंबाकू, नील, चीनी तथा कॉफी के वैध आपूर्तिकर्ता देश थे। यूरोपीय लोगों के दूर देश तक जाने की अनिच्छा के कारण बागानों में श्रम की अनिवार्यता के लिए दासों को श्रम से जोड़ा गया। दास व्यापार की शुरुआत 17वीं शताब्दी। दास व्यापार में क्या होता है कि दासों को बाहर भेजा जाता है। फ्रांसीसी सौदागर गोंद्रे या नांते बंदरगाह में अफ्रीकी तट पर जाकर दासों को खरीदते थे। दासों को अटलांटिक महासागर पार कराकर उन द्वीपीय प्रदेशों तक ले जाया जाता था जहां बागानों में उन्हें काम पर लगाया जाता था। गोंद्रे और नांते ये प्रसिद्ध बंदरगाह थी जहां से दास का व्यापार होता था। प्रवृत्तियों के कारण ही बड़े नागरिकों में परिवर्तित हो गए। 18वीं सदी में फ्रांस में व्याप्त दास प्रथा की आलोचना नहीं की गई। नेशनल असेंबली के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की चर्चा तो खूब हुई, किंतु दास प्रथा में लगे व्यापारियों के विरोध के भय से दास प्रथा पर कोई कानून नहीं बनाया गया। सन 1794 में कॉन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास को स्वतंत्र करने के लिए दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। तो दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया? 1794 में। यह कानून अधिक समय तक लागू नहीं रहा। 10 वर्ष बाद 1804 में नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः लागू कर दिया। नेपोलियन ने बागान मालिकों को अफ्रीकी निगरों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता दे दी। जो निगरों थे उन्हें गुलाम बनाने की आज़ादी। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रणाली को अंतिम वर्ष 1848 में समाप्त किया। अब आता है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में कई परिवर्तन हुए। क्रांतिकारी सरकार ने स्वतंत्रता तथा समानता के आदर्शों के अनुरूप फ्रांस की जनता के जीवन स्तर को उभारने का प्रयास किया। 1789 में बास्तिल के विध्वंस के बाद अस्तित्व में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत कोई भी लिखित सामग्री का प्रकाशन अधिकारियों को मंजूरी के बाद ही किया जा सकता था। सांस्कृतिक गतिविधियां के संचालन पर भी युक्त प्रतिबंध था। तो इन सब चीजों के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी। क्रांतिकारी सरकार की स्थापना के बाद
अधिकारों के घोषणा पत्र द्वारा भाषण तथा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार माना गया। फ्रांस में अखबारों तथा पुस्तकों का बड़ी संख्या में प्रकाशन आरंभ हुआ। उनका वितरण गांव देहातों तक होने लगा। फ्रांस में हो रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा हर कहीं पहुंचाने लगा था। प्रेस को स्वतंत्रता से विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को समझने में सहायता मिली। नाटक, संगीत, उत्सवों का आयोजन किया जाने लगा और बौद्धिक लोगों के विचारों को जानने का बेहतर मौका था, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या पढ़ सकने में सक्षम नहीं थी। तो लोगों को नाटक और संगीत के माध्यम से जागरूक किया गया, क्योंकि सब लोग पढ़े हुए नहीं थे तो वो इन विचारों को वैसे नहीं समझ पाते थे। नाटक और उत्सव के द्वारा, संगीत के द्वारा उन्हें जागरूक किया गया। फिर है नेपोलियन का पतन। ये आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। डायरेक्टरी के शासन के दौरान नेपोलियन को महत्व मिला। सन 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। नेपोलियन कब सम्राट बना? 1804। उसने यूरोपीय देशों को जीतने का क्रम आरंभ किया। यूरोपीय देशों के पुराने राजवंशों को समाप्त कर नवीन राजवंशों का सत्तासीन किया। नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण को अग्रदूत माना जाता है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाया, नापतोल की एक समान प्रणाली विकसित की। आरंभ में लोग नेपोलियन को मुक्तिदाता मानने लगे थे तथा स्वतंत्रता की उम्मीद करने लगे थे, किंतु जल्द ही उनकी सेना को हमलावर जानने लगे। शुरू में उन्हें अच्छा मानते थे, लेकिन उसकी जो कार्य प्रणाली थी उसको देखते हुए लोग उसे हमलावर मानने लगे। सन 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई थी। उसके द्वारा निर्मित आधुनिक कानूनों का प्रभाव बाद में यूरोपीय देशों में भी दिखा। तो बच्चों, इस तरह से नेपोलियन का अंत हुआ। तो ये लेसन हमारा यहीं तक था। आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। एसएसटी का फर्स्ट लेसन, फ्रांसीसी क्रांति। इसके बनाए हुए नोट्स आपको अगले पीरियड में भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।